Hello champs, I hope you all are doing great. So welcome to the video series जहां हम discuss कर रहे हैं redemption of debentures chapter. This is video number 3 of the series. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है या ओवरऑल अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक आवर वीडियोस, सपोर्ट आवर चैनल, recommend our channel to your friends, your juniors, share our videos. That would mean the world to me. Thank you very much. Okay, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले दो वीडियोस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। वी टॉक्ड अबाउट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वी टॉक्ड अबाउट डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे प्लीज वॉच देम। एंड एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। इन टूडेज वीडियो एज वेल हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नाउ द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर हियर इज मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहले तो ये टॉपिक हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट एन आइडिया इज रिक्वायर्ड। सो मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 4 होते हैं। आप डिबेंचर्स को कैसे रिडीम कर सकते हैं। 1, इन लमसम, मतलब एक साथ ही सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। 2, इन इंस्टॉलमेंट्स या बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब धीरे धीरे डिबेंचर्स को रिडीम किया। जैसे थर्ड ईयर के एंड में 1 लाख डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, फोर्थ ईयर के एंड में 1 लाख और डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, फिफ्थ ईयर के एंड में फिर से 1 लाख डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, राइट। सो इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हैं। ड्रॉ ऑफ लॉट्स वर्ड भी इसके लिए यूज होता है। जैसे ड्रॉ निकालते हैं, जैसे कोई चिट निकालते हैं कि अच्छा इतने डिबेंचर्स लिखे हुए आए हैं, चलो इतने रिडीम कर देते हैं, लाइक दैट। परचेज इन ओपन मार्केट ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक लाइन में इसका मीनिंग सुन लीजिए। यहाँ पे कंपनी अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर लेती है। वन रीजन कुड बी कि उसको इंटरेस्ट नहीं देना डिबेंचर्स के ऊपर, तो वो अपने ही डिबेंचर्स परचेज कर लेती है और उनको रख लेती है साइड में एज एन इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स या परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना होगा। सो यहाँ पे हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को कह रहे हैं रिडेम्पशन के समय कि अगर तुम्हें पैसे ना दें और अपनी कंपनी के ही शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स दे दें, तो इज दैट ओके विद यू। हम डिबेंचर होल्डर्स को कह रहे हैं कि तुम पैसों की जगह ना हमारी कंपनी के शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स ले लो। न्यू डिबेंचर्स कुड बी लाइक आपके पास जो डिबेंचर्स हैं, लेट्स से वो 8% डिबेंचर्स हैं, 8% उन पे आपको इंटरेस्ट मिलता था। अब आप नए डिबेंचर्स ले लो, 10% डिबेंचर्स, पुराने डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये भी पॉसिबल है। सम डिबेंचर्स कुड बी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ रिडीमिंग द डिबेंचर्स। तो ये 4 मेथड्स होते हैं, लमसम, इंस्टॉलमेंट्स या ड्रॉ ऑफ लॉट्स, परचेज इन ओपन मार्केट और कन्वर्जन। ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड। अगर आपके डिबेंचर्स फुली कन्वर्टेबल हैं, मतलब पूरी तरह से हम इनको कन्वर्ट कर देंगे रिडेम्पशन के समय, मे बी इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी, मे बी इनटू न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स, तो हमें पैसे तो देने नहीं डिबेंचर होल्डर्स को, तो यहां पर डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहां पर कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना अगर डिबेंचर्स फुली कन्वर्टेबल है। आई थिंक द लॉजिक इज वेरी क्लियर। क्योंकि आपको पेमेंट तो करनी ही नहीं, तो पहले से ही तैयारी करने का भी कोई मीनिंग नहीं बनता, राइट। यहाँ पे आपको डीआरआर नहीं बनाना, इवन इफ यू आर एन अनलिस्टेड अदर कंपनी। रिमेंबर हमने बातें की थी ना इसके बारे में। ओके, अब अगर आपके डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल है तो डेफिनेटली आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। फिर तो आपको डीआरआर बनाना है इफ यू आर एन अनलिस्टेड अदर कंपनी। और अगर आपके डिबेंचर्स पार्टली कन्वर्टेबल है, कुछ पार्ट कन्वर्टेबल है कुछ नहीं, तो जितना पार्ट कन्वर्टेबल है उसके लिए डीआरआर नहीं चाहिए, बट जितना पार्ट नॉन कन्वर्टेबल है उसके लिए डीआरआर चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख डिबेंचर्स हैं, इसमें से लेट्स से 40,000 डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हैं, तो इस पार्ट के लिए हमें डीआरआर रिक्वायर्ड नहीं है। सेम लॉजिक
क्योंकि पेमेंट के समय हमें पैसे तो चाहिए ही नहीं। और बाकी जो पार्ट है विच इज नॉन कन्वर्टेबल, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी, इस पार्ट के लिए आप डीआरआर बनाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज में कुछ ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। आई होप यू विल कीप दिस इन माइंड। चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे भी बस आपको एक दो छोटी बातें ध्यान में रखनी है। सो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। या तो आपके पास जो पैसा आएगा रिडेम्पशन के लिए वो आउट ऑफ कैपिटल आएगा, या आप अपने प्रॉफिट्स को यूज करेंगे रिडेम्पशन के लिए, या आप अपने प्रॉफिट्स को भी यूज करेंगे और कैपिटल को भी यूज करेंगे। तो जैसे आउट ऑफ कैपिटल वुड मीन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स में भी, जैसे आपको रिडेम्पशन के समय पैसे चाहिए तो उसके लिए आपने फ्रेश इशू कर दिया शेयर्स का, सो आपके पास शेयर्स इशू करके पैसे आ रहे हैं, तो दिस कुड बी प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, दिस कुड बी रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। यहां पे हमें डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे डीआरआर नहीं चाहिए होता। ये बात आप एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखें। देन अगर आपने रिडेम्पशन करनी है अपने प्रॉफिट्स में से, सारी रिडेम्पशन प्रॉफिट्स में से करनी है, तो आपको डीआरआर चाहिए 100% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। बट हमने तो वो 10% पढ़ा था। यस, वो हमने 10% पढ़ा था, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। बट अगर एमसीक्यू में या क्वेश्चन में वो बोलते कि रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो हमें 100% डीआरआर चाहिए। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए। बट यस, किसे डीआरआर बनाना है वो रूल्स तो वही रहेंगे, अनलिस्टेड अदर कंपनी को वो रूल्स तो वही रहेंगे, परसेंटेज यहाँ पे ये हो जाएगी। और जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो एक्चुअली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड आउट ऑफ कैपिटल मिक्स है। इसमें तो हम मिनिमम 10% डीआरआर बनाते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। मैं आपको बता दूं, जो हमने डीआरआर और डीआरआई की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है 10% और 15%, दैट इज एक्चुअली द मिनिमम परसेंटेज। कम से कम आपको 10% डीआरआर बनाना है, कम से कम आपको 15% की डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी है। ये ज्यादा भी हो सकता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये प्लीज एमसीक्यूज के लिए ध्यान रख लीजिए। अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है, फ्रेश प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स में भी, तो डीआरआर नहीं चाहिए। आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो फुल अमाउंट का डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर मिक्स है तो जो हमारी पहले वाली रिक्वायरमेंट्स थी वही चलेंगी। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो जैसे पहले पढ़ा था ना वैसे ही करेंगे, वही 10% वाली रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बस ये मैंने इसलिए बताया, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट तो 100% डीआरआर बनेगा, आउट ऑफ कैपिटल तो डीआरआर यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं होता। ठीक है, नाउ प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व, ये भी एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, इजी है वैसे समझना। लेट्स से आपके जो डिबेंचर्स हैं वो धीरे धीरे रिडीम हो रहे हैं। थर्ड ईयर के एंड में 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, फिर फोर्थ ईयर के एंड में 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, फिर फिफ्थ ईयर के एंड में 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, और आपके पास टोटल डिबेंचर्स हैं यही 3 लाख डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहां पर जब आपके 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे तो आप डीआरआर से लॉक हटा के उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो ना, वो कितना डीआरआर होना चाहिए? टोटल डीआरआर फॉर 3 लाख डिबेंचर्स और द प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर 1 लाख डिबेंचर्स। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे पूरा डीआरआर फ्री नहीं करना अगर रिडेम्पशन मेरी इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है। यहाँ पे मैं जो डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगी दैट वुड बी प्रोपोर्शनेटली फॉर 1 लाख डिबेंचर्स। सिमिलरली यहाँ पे मैं जो डीआरआर को फ्री करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगी
that will be proportionately for 1 lakh debentures. And similarly here, यहाँ पे भी जो DRR फ्री करके मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगी, दैट विल बी प्रोपोर्शनेटली फॉर 1 लाख डिबेंचर्स. कहने का मतलब है आप एक साथ सारा DRR फ्री नहीं करते, प्रोपोर्शनेटली उसे फ्री करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें डिबेंचर्स हो रहे हैं रिडीम. राइट, नोट कर लीजिए एक बार इसे. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन भी वो आपसे MCQ में पूछ सकते हैं. चलिए, नाउ लेट अस लुक एट सम वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि इसी से हमें प्रैक्टिस होगी. राइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR. तो अपनी वही DRR की रिक्वायरमेंट्स आपको याद है, रूल 18 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स जो अमेंड हो चुके थे 2019 में. तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI को DRR नहीं बनाना, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को DRR नहीं बनाना, लिस्टेड कंपनीज को DRR नहीं बनाना, और अनलिस्टेड कंपनीज में भी 3 कैटेगरीज हैं, NBFC और HFC को DRR नहीं बनाना, अदर अनलिस्टेड को बनाना है. तो यहाँ पे देखो, एलिमिनेशन से देखें तो लिस्टेड NBFC को नहीं बनाना DRR, अनलिस्टेड NBFC को भी नहीं, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी नहीं, बचता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो वैसे भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड ही होती है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Okay, let's look at the next question. Identify the situation when both DRR and DRI are created. जब debentures fully convertible होते हैं उसमें तो नहीं चाहिए होता. जब debentures non convertible होते हैं, yes, we need DRR here. Okay, next question. विनोद फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड NBFC है, इसके पास इतने डिबेंचर्स हैं, उसकी ये फेस वैल्यू है. आप बताइए कि इसको कितना पैसा DRR में ट्रांसफर करना है. आई थिंक यू नो इट. लिस्टेड है ना, तो DRR की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. नो DRR इज रिक्वायर्ड. यू रिमेंबर द रूल्स ना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. VK लिमिटेड जो कि एक अनलिस्टेड NBFC है, उसे रिडीम करने हैं डिबेंचर्स. आपको ये बताना है कितना DRR चाहिए और कितना DRI. तो देखो, DRR तो नहीं चाहिए अनलिस्टेड NBFC को, और DRI भी नहीं चाहिए. आई होप यू रिमेंबर द रूल्स. देन विनोद प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, ना ये NBFC है ना ये HFC है, तो अनलिस्टेड अदर. इसे रिडीम करने हैं डिबेंचर्स. आप बताइए कि कितना DRR और कितना DRI. ठीक है, तो 10% of the nominal value DRR and 15% of the nominal value of the debentures to be redeemed DRI. So यहाँ पे फेस वैल्यू है 2 लाख. 2 लाख का 10% हो गया 20,000 और 15% हो गया 30,000. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नो नीड टू क्रिएट DRR व्हेन रिडेम्पशन इज आउट ऑफ कैपिटल. मैंने अभी आपको बताया था. प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज, जो आप इशू के समय क्रेडिट पे दिखाते हो ना, और रिडेम्पशन के समय इसको आप फिर डेबिट पे दिखा देते हो कि तैयारी जो की थी वो यूज हो रही है. ये कैपिटल लॉस होता है. एलिमिनेशन से भी समझ सकते हो, ये रेवेन्यू लॉस नहीं है, ये कोई डे टू डे का लॉस नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट थोड़ी है, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं है कि शायद देना होगा शायद नहीं, ऐसा तो नहीं होता. इट इज अ कैपिटल लॉस. वैसे भी इसकी लॉन्ग टर्म नेचर होती है, तो कैपिटल लॉस. देन which of the following statements is not correct? DRR is created out of profits available for payment as dividend to shareholder. This is a correct statement. DRR is transferred to general reserve after redeeming the debentures. Correct statement. Bank account is debited at the time of realizing the DRI. Correct statement. जब आप डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज यू गेट मनी फॉर इट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. DRI is created on or before 31st March. No, because DRI is created on or before 30th April of the current year for the debentures to be redeemed during the current financial year. याद है ना, मैंने आपको बताया था. Okay, then DRR cannot be created from, definitely cannot be created from workman compensation reserve क्योंकि वो free reserve नहीं होता है. It can be created out of surplus, that is balance in SPL of course, general reserve and dividend equalization
reserve. Is it possible that a company makes DRR but not DRI? Interesting question. क्या ऐसा हो सकता है कि DRR बनाना है बट DRI नहीं बनाना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. Is it possible? No. ये ऑप्शंस थोड़ी ऐसी हो गई बट द आंसर इज नो. अगर आपने DRR बनाया है तो डेफिनेटली DRI भी बनाना होगा. बट द अदर वे राउंड इज नॉट नेसेसरली ट्रू. कैसे? नॉट नेसेसरली. अगर आपने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की है तो नॉट नेसेसरली ये जरूरी नहीं है कि आपके पास DRR है. ये जरूरी नहीं है. हो सकता है आपके पास DRR ना हो, आपने DRR ना बनाया हो, बट आपने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की है. पॉसिबल है. जैसे लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है. लिस्टेड कंपनीज को DRR नहीं बनाना होता बट उनके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. राइट? तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. व्हाट आई जस्ट सेड इज कि अगर एक कंपनी के पास DRR है तो उसे DRI बनाना ही होगा. Is it possible that the company makes DRR but not DRI? Not possible. But the other way around is not true. अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास DRR होना ही चाहिए. हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है? तो ये बात आप ध्यान से देख लीजिए. तो काफी इंटरेस्टिंग बातें की हमने आज के वीडियो में भी. मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी ज्यादा डिटेल में नहीं. बस ये ध्यान रखो, आउट ऑफ कैपिटल है तो DRR की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो 100% DRR, और आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट है तो नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं. और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे. राइट? सो दिस वॉज वीडियो नंबर 3. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे सिंकिंग फंड के बारे में और फिर जल्दी ही इस चैप्टर को करेंगे फिनिश. चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में.